हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बच्चों क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वाली बुक का, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों ये वीडियो आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सेपल द्वारा दी गई थी। बच्चों आपको याद रखना है एलन सी सेपल कौन थी। तो ये फ्रेडरिक रेटजेल जो थे ना, जो मानव भूगोल की परिभाषा दी थी, फ्रेडरिक रेटजेल के ही शिष्य थे। ठीक है, तो इनके द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी थी। तो ऑप्शन है बच्चों, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरा है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, अर्थात मानव भूगोल और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। और ये परिभाषा एलन सी सेपल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो ऑप्शन है बच्चों, समकालात्मक अनुशासन। बी ऑप्शन है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है, द्वैधता पर आश्रित। और चौथा ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इस ऑप्शन का बच्चों डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ये आपका कौन सा है बच्चों, ये भूगोल का क्षेत्र नहीं है, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो बात करते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, तीसरा मात्रात्मक क्रांति और चौथा अन्वेषण और विवरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है सी, मात्रात्मक क्रांति क्या है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कहने का मतलब क्या है, लोग और पर्यावरण के बीच क्रियाओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन है बच्चों, पहला है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है लोगों के अनुभव, चौथा है मानवीय भाईचारा। तो बच्चों इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी कैसे है बच्चों कि आप सभी को पता है कि मानव क्या करेगा, अगर प्रकृति के नियम को समझता है तो ही क्या करता है। मानव ने क्या किया, मानव मतलब लोग, और पर्यावरण मतलब जानते ही हो तो प्रकृति। तो मानव क्या करता है, प्रकृति का ही क्या करता है, अध्ययन करता है और क्रिया करके क्या करता है बच्चों, प्रौद्योगिकी को क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे पहले मनुष्य ने क्या किया होगा, घर्षण और ऊष्मा ने, यानी दो पत्थरों को लिया, तो वो क्या था बच्चों, प्राकृतिक था। जब दो पत्थरों को आपस में घिसा तो उससे क्या इसका आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई। तो जब वो आग की खोजी तो आग ही तो प्रौद्योगिकी है। तो यानी हम कह सकते हैं लोग और पर्यावरण दोनों अन्योन्य क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बच्चों, प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है। तो ऑप्शन है बच्चों, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की थी। दूसरा ऑप्शन है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी कोई मदद नहीं की। तीसरा ऑप्शन है, डीएनए और आनुवांशिक के रहस्यों की समझ ने आग की खोज में हमारी मदद की। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की थी। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीति भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं, पहला है हमारा ऑप्शन निर्वाचन भूगोल, दूसरा आता है हमारा ऐतिहासिक भूगोल, तीसरा आता है सैन्य भूगोल और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐतिहासिक जो भूगोल होता है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही है? प्रौद्योगिकी का मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी होता है। तो ऑप्शन है, मानव प्रौद्योगिकी के विकास करने में सफल नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं होता है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका बी बिल्कुल आंसर सही होगा। प्रौद्योगिकी क्या करता है? समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का क्या होता है बच्चों? सूचक होता है, जो दर्शाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना, जिसे हम नवनिश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं, का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है बच्चों एलन सी सेपल, दूसरा ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, तीसरा ऑप्शन है रेडजेल, चौथा ऑप्शन है हम्बोल्ट। तो बच्चों देखो, नवनिश्चयवाद का जो विचार है वो दिया था, इसका भी आंसर सही है, ग्रिफिथ टेलर ने। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा को दिया था। ठीक है, और इसके बारे में पता होगा आप लोगों को। नवनिश्चयवाद की विचारधारा में ये कहा जाता है कि इसे रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। और नवनिश्चयवाद की विचारधारा में न ही प्रकृति सब कुछ होता है और न ही मानव। ठीक है, और नवनिश्चयवाद की अवधारणा क्या करता है बच्चों? संभववाद और निश्चयवाद का बीच का रास्ता प्रस्तुत करता है, और इसे ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने दी थी? मतलब जो परिभाषा है बच्चों, ये किस भूगोलवेता ने दी थी? तो ऑप्शन है एलन सी सेपल, ग्रिफिथ टेलर, पाल बिडाल डीला ब्लाश या हम्बोल्ट। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, यानी पाल बिडाल डीला ब्लाश जी जो थे ना, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? आर्थिक भूगोल में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन है बच्चों संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल और आपका पर्यावरण भूगोल। तो इसका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। डी जो पर्यावरण भूगोल है वो आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चौराहे पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होता है? जो चौराहा होता है उस पर लाल बत्ती होती है, तो उस पर अर्थ क्या होता है? तो या तो तैयार, पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा तैयार रहना, बी ऑप्शन है हमारा रुकना, सी ऑप्शन है हमारा जाओ, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों बी ऑप्शन सही है, रुकना। और ये जो उदाहरण है बच्चों, ये नवनिश्चयवाद की विचारधारा का उदाहरण है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मानव भूगोल के मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था? ठीक है, ऑप्शन है बच्चों आवासन से, बी ऑप्शन है प्रवास से, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य से और डी ऑप्शन है शिक्षा से। तो बच्चों इसका सही जवाब है हमारा बी ऑप्शन, यानी प्रवास का क्या है? मानव भूगोल के मानववादी विचारधारा से संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है? तो ऑप्शन है बच्चों अभाव की अवस्था में से स्वतंत्रता की अवस्था की अग्रसर होना, बी ऑप्शन है बच्चों मनुष्य का प्रकृति के आदेशों के अनुसार अनुकूल, सी ऑप्शन है संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती, और डी ऑप्शन है पृथ्वी मनुष्य का घर है। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चों इसका सी बिल्कुल सही है। संभावनाएं क्या करती है? एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी हम प्रकृति में परिवर्तन एक तरीके से हम सीमित रूप से कर सकते हैं। ठीक है,
तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव का प्राकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है मानव प्रकृति की सुनता था, बी ऑप्शन है मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, ठीक है, सी ऑप्शन है मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी, डी ऑप्शन है तकनीक ज्ञान का स्तर निम्न था। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। मतलब बच्चों इसके अंदर निश्चयवाद की अवधारणा के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा निश्चयवाद की अवधारणा की परिभाषा या उनमें से नहीं है। तो आप सभी को पता है निश्चयवाद की अवधारणा में क्या होता है, मानव प्रकृति की सुनता है, यानी मानव प्रकृति का दास होता है, और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था क्या होती है बच्चों, प्राचीन होती है, आदिम होती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ डी ऑप्शन हमारा कौन सा है, तकनीक का ज्ञान का स्तर निम्न था, यानी उस समय आदिम समय में क्या होता था कि मनुष्य को तकनीक का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो यह ऑप्शन बहुत गलत है, मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो बच्चों हमारा ऑप्शन है पहला रेडजेल द्वारा, दूसरा एलन सी सिंपल द्वारा, तीसरा पिडाल डी ला ब्लास द्वारा, या चौथा ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तो बच्चों ये परिभाषा ए यानी रेडजेल द्वारा दी गई थी, फ्रेडरिक रेडजेल नाम था इनका पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। इसका उदाहरण है वायु गति के नियम, दूसरा ऑप्शन है डीएनए तथा अनुवांशिक रहस्यों की समझ, और तीसरा है घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना ने आग की खोज की, और चौथा है बच्चों उपयुक्त सभी। बच्चों क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव प्रकृति के नियम को बेहतर ढंग से समझकर किस तरीके से टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है, इसका उदाहरण हमें बताना है। तो आप सभी कहता है कि मानव ने पहले क्या किया, वायु की गति के नियम को समझा, तभी तो उसने वायुयान का निर्माण किया। दूसरा ऑप्शन है डीएनए तथा अनुवांशिक रहस्यों की समझ, अर्थात जब डीएनए की खोज हुई तो अनेक महामारियों पे हमने क्या प्राप्त करी, विजय प्राप्त करी। तीसरा ऑप्शन है घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना, अर्थात जब मनुष्य ने प्रकृति को समझा कि भाई दो पत्थरों को घिसने से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उससे आग की खोज हुई, तो हमने क्या किया, प्रकृति का अध्ययन किया, तभी तो प्रौद्योगिकी का विकास किया। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो बात करते हैं बच्चों, पहला है इमैनुअल कांट, दूसरा है रेडजेल, तीसरा ऑप्शन रीटर, और चौथा है बच्चों आपका पिडाल डी ला ब्लास। तो इस ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल ठीक होगा, पिडाल डी ला ब्लास क्या है, संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि संभववाद के समर्थक कौन कौन से थे बच्चों, पिडाल डी ला ब्लास और फेब्रे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ऑप्शन है बच्चों पहला क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण एवं विवरण, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, और चौथा है आपका भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर सी आपका बिल्कुल ठीक होगा बच्चों, अन्वेषण एवं विवरण। ये क्या है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? तो पहला बच्चों ऑप्शन है हमारा संभववाद, दूसरा ऑप्शन है नवनिश्चयवाद, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाद, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है संभववाद, संभव नहीं मतलब निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद की विचारधारा में आप सभी को पता है कि मनुष्य आदिम था, प्रकृति की सुनता था, और क्या था, मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निश्चयवाद। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, आरंभिक औपनिवेशिक युग में भूगोल का
कौन सा उपागम प्रचलित था। मतलब कहने का मतलब है क्या है, आरंभिक औपनिवेशिक युग, युग का मतलब औपनिवेशिक युग जब गुलामी थी तो उस समय भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था। तो ऑप्शन है बच्चों प्रादेशिक विश्लेषण, बी ऑप्शन है अन्वेषण और विवरण, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय संगठन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, अन्वेषण और विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आवास भूगोल या समुद्र विज्ञान। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा, समुद्र विज्ञान जो है वो मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि क्या थी। जो उत्तर आधुनिकवाद की जो समय अवधि क्या थी, तो इसमें बच्चों ऑप्शन है 1980 का दशक, बी ऑप्शन है 1970 का दशक, सी ऑप्शन है 1960 का दशक और डी ऑप्शन है 1990 का दशक। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी बिल्कुल ठीक होगा, 1990 के दशक को हम उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या है बच्चों, कौन सा कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन है बच्चों हमारा प्रादेशिक विश्लेषण, बी ऑप्शन हमारा क्षेत्रीय विभेदन, सी ऑप्शन है हमारा स्थानीय संगठन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका सी बिल्कुल ठीक है। स्थानीय संगठन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करता है। तो सी उत्तर, इस सी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बात करते हैं एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसका ऑप्शन जैसे क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन एक प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से क्या करता है, भिन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। तो बच्चों रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो कौन से निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है बच्चों, तो ऑप्शन है इसका संभववाद, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है बी, यानी नव निश्चयवाद रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मानव भूगोल की कल्याण परक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है। ऑप्शन है देश के कल्याण से, बी ऑप्शन है लोगों के सामाजिक कल्याण से, सी ऑप्शन है लोगों के नुकसान से या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो बी आंसर है बिल्कुल ठीक है, लोगों के सामाजिक कल्याण से है साउंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात है मानव भूगोल की आमूलवादी यानी रेडिकल कहते हैं विचारधारा को, आमूलवादी विचारधारा ने सिद्धांत का उपयोग किया है, किस सिद्धांत का उपयोग किया है। तो ऑप्शन है बच्चों अरस्तु, मार्क्स, समुदायवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी सही है बच्चों, ये मार्क्स की विचारधारा थी, यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, जिसे हम रेडिकल भी कहते हैं। आपने 11वीं कक्षा में इसके बारे में पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सामाजिक भूगोल का तो ऑप्शन है बच्चों हमारा लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल या कृषि भूगोल। तो बच्चों सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा बच्चों, हमारा लिंग भूगोल क्या है बच्चों, हमारा सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है तो बच्चों जैसे संसाधन भूगोल, बी ऑप्शन है व्यवहारवादी भूगोल और सी है पर्यटन भूगोल और डी है ए और बी, ए और सी
दोनों। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी ऑप्शन सही है, यानी संसाधन भूगोल और पर्यटन भूगोल दोनों ही आर्थिक भूगोल से संबंधित है, यानी दोनों से ही पैसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति भूगोल का एक उपक्षेत्र है? तो बच्चों राजनीति भूगोल का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है उद्योग भूगोल, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल, सी ऑप्शन है निर्वाचन भूगोल और डी ऑप्शन है विपणन भूगोल। तो बच्चों इसका सही जवाब सी आपका बिल्कुल ठीक है, निर्वाचन यानी चुनाव भूगोल होता है, निर्वाचन भूगोल इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है बच्चों क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन। तो बच्चों इसका उत्तर है बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन है बच्चों रेडजेल, बी ऑप्शन है टेलर, सी ऑप्शन है हम्बोल्ड या डी ऑप्शन है ब्लारा। तो बच्चों इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा बी, यानी ग्रिफिथ टेलर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ऑप्शन है बच्चों किसने कहा है? हंगिस्टन ने, बी ऑप्शन अरस्तु ने, तीसरा एलन सैम्पुल ने या डी ऑप्शन बकले ने। तो बच्चों किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा बच्चों, एलन सैम्पल या मतलब एलन सिसेपल ने इसको कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बच्चों स्ट्राम्बो को, बी ऑप्शन है अंटाल्मी को, सी ऑप्शन है हैकेल को या डी ऑप्शन है रेडजेल को। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? ये पुस्तक है जियोग्राफिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है बच्चों सैम्पुल, बोरेनियर, रेडजेल या डार्विन। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एंथ्रोपोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बच्चों रेडजेल, टिंगस्टन, सैम्पल या जिप्स बुन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ए, यानी फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने प्रयोग किया था? जो संभववाद की विचारधारा है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? ऑप्शन है बच्चों विडाल डी ला ब्लास, बी ऑप्शन है लूसियन फैब्रे, तीसरा फ्रांसीसी बैकन या डी जीन्स हुन्स। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लूसियन फैब्रे इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? तो बच्चों ऑप्शन है रीटर, बी ऑप्शन है रेडजेल, सी ऑप्शन है कुमारी सैम्पल और डी ऑप्शन है टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की इसका तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कुमारी सैम्पल ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है समाकलात्मक अनुशासन, बी ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है बच्चों द्वैधता पर आश्रित, डी ऑप्शन है आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका बच्चों डी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, द्वैधता पर आश्रित। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है बच्चों फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा है वारेनिशियस, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और डी ऑप्शन है एलन सैम्पल। तो बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, फ्रेडरिक रेडजेल आधुनिक भूगोल के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नियतिवाद
के विचारक कौन थे? ऑप्शन है बच्चों ई कांट, बी ऑप्शन है हमबोल्ड, सी ऑप्शन है रीटर और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो नियतिवाद की विचारधारक बच्चों डी, यानी ये तीनों ही हैं, ई कांट भी, हमबोल्ड भी, रीटर भी। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बच्चों मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। बच्चों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है और मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, मानवीय बुद्धिमत्ता। ओह सॉरी, मतलब इसका ये ऑप्शन गलत हो चुका है, इसका प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये भी हमारा हो चुका है बच्चों, मानव भूगोल के जनक कौन है बच्चों? तो ऑप्शन है यूनान को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ए ऑप्शन ठीक है, यूनान को। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों, रुको और जाओ के नियतिवाद की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन है रेटजेल ने, बी ऑप्शन है हमबोल्ड ने, सी ऑप्शन है ब्लास ने, या डी ऑप्शन है बच्चों टेलर ने। ठीक है ना? तो इसका बच्चों बताइए, रुको और जाओ के नाम से जो है निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो बच्चों ये जो मतलब इसको किसने दिया था बच्चों? डी ऑप्शन का बिल्कुल ठीक है, यानी ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? ऑप्शन है सामान्य भूगोल के, बी ऑप्शन है विशिष्ट भूगोल के, सी ऑप्शन है मानव भूगोल के, या डी ऑप्शन है बच्चों जीव भूगोल के। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों सी आपका बिल्कुल ठीक होगा, मानव भूगोल के ये क्षेत्र माने जाते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इससे डाउट होता है तो कमेंट पे आप जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।